साथियों, आशु जी अग्रवाल सर आर्बिट्रेशन के मैटर में पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। वह जो जानकारी देंगे उनका एक एक शब्द सुनना, फिर आपके जो सवाल रह जाएंगे उन सवालों को भी बोल लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं मेरी डिस्प्ले ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि हेल्थ इश्यू है, थोड़ा सा मैं रेस्ट मोड में बैठना चाहूंगा इस कारण। तो इसीलिए आप ये मत समझना कि मैं डिस्प्ले पे हूं नहीं, मैं देख सब रहा हूँ। तो अग्रवाल साहब शुरू जी कीजिए सर। आर्बिट्रेशन स्पेशल लाइव क्लास। बिल्कुल सर। जैसा कि आप लोगों ने आज आदरणीय जोशी जी के आर्बिट्रेशन पार्ट 1 से बहुत जानकारियां प्राप्त की, और मैं समझता हूं कि सर ने कोई भी पक्ष आर्बिट्रेशन का ऐसा नहीं छोड़ा जिससे आप लोग वंचित रहे हो। सर का पूरा प्रयास यही रहा कि आर्बिट्रेशन के हर पक्ष के बारे में, हर महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाए और आपको उनका लाभ प्राप्त हो। आर्बिट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम ना चाहते हुए भी हम पे थोपी जाती है, और एक तरह से जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 है उसका दुरुपयोग करते हुए हम लोगों पर आर्बिट्रेशन को जबरदस्ती कभी सेक्शन 62 का नोटिस भेजा जाता है, फिर सेक्शन 21 का नोटिस भेजा जाता है। उसके बाद भी अगर आपत्ति दी जाती है तो जैसा सर ने बताया था स्टेटमेंट ऑफ क्लेम दिया जाता है, और अन्य बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं जो हमें आर्बिट्रेटर की तरफ से आते हैं कि जिसमें कभी कोई बैंक अकाउंट फ्रीज करने की जानकारी होती है, उसके बाद जो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको अटैच करने की होती है, उसके बाद वो एक इंटरिम ऑर्डर की भी हमको एक भेज देते हैं सेक्शन 17 से के अवार्ड पास करने से पहले इंटरिम अवार्ड के बारे में भी एक नोटिस भेज देते हैं, तो जिससे हम लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। अब कुछ साथी भाई मुझसे भी जुड़े हुए हैं, कभी कभी सर का फोन बीच में या किसी कारणवश सर से बात नहीं हो पाती है, तो वो साथी लोग मुझे भी फोन या मैसेज के बारे में मैसेज करके आर्बिट्रेशन के बारे में पूछते हैं। तब मैं आदरणीय जोशी जी की जो बातें कही हुई हैं उन्हीं पे ही चलता हूँ। जैसे पहली चीज, सेक्शन 62 का नोटिस हमें इग्नोर करना है। जो सेक्शन 62 का नोटिस आता है उसको हमें बिल्कुल इग्नोर करना है, उस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करना है। तदोपरांत उसके बाद सेक्शन 21 का नोटिस आता है। सेक्शन 21 के नोटिस में हमें रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन, जो कि सर का अपना आर्बिट्रेशन अवार्ड, वो रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फर्स्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्शन फर्स्ट, वो हमें स्पीड पोस्ट और बाय ईमेल के द्वारा प्रेषित करना होता है। इसमें कोशिश ये करना है कि हम वित्तीय संस्थान के रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस पर ना भेजते हुए आर्बिट्रेटर को, और जो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने वाली संस्थान है उसको ऑब्जेक्शन भेजें। ये बात मैं कर रहा था आपसे सेक्शन 21 के ऑब्जेक्शन की। जब हम सेक्शन 21 को ऑब्जेक्शन भेज देते हैं उसके हफ्ते 8-10 दिन बाद फिर एक नोटिस आ जाता है जिसमें हमें द्वितीय बार हियरिंग करने का वीडियो लिंक का जो शेयर होता है, वीडियो लिंक शेयर किया जाता है, तारीख समय वगैरह वगैरह दे दिया जाता है, जिसपे हमें दोबारा ऑब्जेक्शन सेकंड जो सर का ड्राफ्ट बना हुआ है वो फाइल करना होता है। वो यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं क्योंकि अब हम 2 ऑब्जेक्शन उन्हें दे चुके हैं, ऑब्जेक्शन फर्स्ट, ऑब्जेक्शन 2। इसके बाद जो बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जो होता है डेट का खेल, जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अब तक मैं सर के साथ रहा हूं जितने टाइम आप लोगों के साथ रहा हूं, उसमें डेट का खेल कभी ना कभी कोई ना कोई आर्बिट्रेटर महोदय जरूर खेलते हैं। बहुत से साथी भाई इस पे शायद गौर करते हो या नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अपना ऑब्जेक्शन भेजते समय
इसका जिक्र जरूर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे को आर्बिट्रेशन का कोई भी स्टेट का नोटिस मिला जिसमें हमें आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट करने की आजादी थी, या हमें आर्बिट्रेटर को रिप्लाई देना था या ऑब्जेक्शन देना था उसके आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को, लेकिन इसमें डेट का खेल खेलते हुए हमसे जबरदस्ती, मैं क्लियर कह रहा हूं, हमसे जबरदस्ती एक्सेप्टेंस ले ली जाती है। अब बहुत से साथी भाई तो डेट का खेल समझ गए होंगे, लेकिन जो साथी भाई नए पहली बार जुड़े हैं या जिन साथी भाई के नए डिफॉल्ट हुए हैं और उनके आर्बिट्रेशन ही पहली बार हो रहा हो, तो मैं उनको ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ विद एग्जाम्पल। सपोज आपको एक आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस इशू किया और उस नोटिस पे डेट पड़ी है फॉर एग्जाम्पल 10 जुलाई। अब जब आर्बिट्रेशन नोटिस पे एक्सेप्टेंस पे आर्बिट्रेटर एक्सेप्टेंस पे या आपको आर्बिट्रेटर सिलेक्ट करने पे या आर्बिट्रेशन प्रोसेस को स्वीकार करने के लिए जो एक नोटिस हुआ उसकी डेट है 10 जुलाई, लेकिन आर्बिट्रेशन संस्थान जो होता है वो उस नोटिस को स्पीड पोस्ट ही आपको 17 जुलाई को करता है। मतलब आर्बिट्रेशन पे जो डेट पड़ी आर्बिट्रेशन नोटिस पे एक्सेप्टेंस की आपके स्वीकारने की, उस पर डेट पड़ी है 10 जुलाई, लेकिन वो आर्बिट्रेशन का नोटिस ही आपको 17 जुलाई को स्पीड पोस्ट किया जाता है आर्बिट्रेटर महोदय के शहर से। अब चूंकि 17 जुलाई को वो या 16 जुलाई को या 18 जुलाई को स्पीड पोस्ट किया गया, तो आपको आते आते 4 से 5 दिन तो लगेंगे ही। जब वो 4 से 5 दिन लग जाते हैं और उस 10 जुलाई के नोटिस में आर्बिट्रेशन एक्सेप्टेंस का टाइम 7 दिन का है, तो वो आपके पास आते आते 22 जुलाई हो गई या 21 जुलाई हो गई या 23 जुलाई हो गई, तो वो ये एज्यूम करते हैं कि ये स्वतः स्वीकार्य हो गया हमारा। मतलब जो डिफॉल्टर था उसने हमारी चीज को इनडायरेक्टली, हमारे आर्बिट्रेशन को इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया। अब इसमें खेल क्या था, जब 10 जुलाई की डेट पड़ी थी तो वो 10 जुलाई को बाय स्पीड पोस्ट होता, हमारे पास 13-14 तारीख में आ जाता, हम तुरंत उस पर पढ़ते और आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन बाय स्पीड पोस्ट बाय ईमेल भेज देते। लेकिन जबरदस्ती हमारी एक्सेप्टेंस लेने के लिए वो 17 तारीख को भेजा गया, जो कि हमें 21, 22, 23 में मिला। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई नोटिस मिलता है, तब आप इस चीज को अपने जो रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उसमें इस चीज को जरूर लिखें। मैं समझता हूँ शायद सर ने इसको वर्बली कई बार, हम लोगों ने लाइव में सर ने ही कई बार बताया है कि इसका ऑब्जेक्शन का कोई ड्राफ्ट रेडी नहीं है, लेकिन मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ या अपने साथी भाइयों को इस चीज को बता देता हूँ कि आपके द्वारा आर्बिट्रेशन प्रोसेस का या आर्बिट्रेशन एक्सेप्टेंस, मेरे द्वारा एक्सेप्टेंस स्वीकारने का नोटिस 10 जुलाई की डेट का है, जो कि मुझे 17 जुलाई को या 16 जुलाई को बाय स्पीड पोस्ट भेजा गया है, लेकिन मुझे वह 21, 22, 23 जुलाई को प्राप्त हुआ है। 21 तारीख या 22 तारीख या 23 तारीख को प्राप्त हुआ है, लेकिन आपने उसमें आर्बिट्रेशन एक्सेप्टेंस की जो टाइम था वो 7 डेज का था। जब आपके द्वारा आर्बिट्रेशन का ये नोटिस 16 या 17 जुलाई को ही स्पीड पोस्ट करना था, तब आपके द्वारा संस्थान का, वित्तीय संस्थान का पक्षधर बनते हुए, डेट का खेल खेलते हुए इसको जानबूझकर 16 या 17 जुलाई को स्पीड पोस्ट किया गया। क्योंकि अगर आपके द्वारा जो जेन्युइन आर्बिट्रेशन प्रोसेस की प्रक्रिया की जानी थी, तब इस पर अगर 10 जुलाई की डेट पड़ी थी तो ये 10 जुलाई को ही स्पीड पोस्ट किया जाना था। लेकिन आपके द्वारा डेट का खेल खेलते हुए, वित्तीय संस्थान का पक्षधर बनते हुए जानबूझकर 16 जुलाई को स्पीड पोस्ट किया गया, जिस कारण से मैं इस नोटिस की दिनांक के 7 दिन के भीतर आपको कोई भी अपनी सहमति या असहमति नहीं दे पाऊं। और जब मेरे द्वारा इस पर कोई भी सहमति या असहमति नहीं दी गई है और ये मेरे को प्राप्त ही 20, 21 या 22 जुलाई को प्राप्त हुआ है, तब आपके द्वारा ये माना जाएगा कि इस पर स्वतः सहमति मेरे द्वारा दे दी गई है इस आर्बिट्रेशन प्रोसेस पर। तो अतः इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करते हुए मैं इस पर रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन देता हूं, और आपके द्वारा जो 10 जुलाई की तिथि डालकर
16 या 17 जुलाई को स्पीड पोस्ट किया गया है, जो कि मेरे को 20, 21, 22 जुलाई को प्राप्त हुआ है। इसकी स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट मैं अपने रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन के साथ अटैच कर रहा हूं। अगर आपके द्वारा मेरे विरुद्ध कोई फर्जी अवार्ड पास भी कर दिया जाता है, तब माननीय न्यायालय में एग्जीक्यूशन के समय मेरे द्वारा इन तथ्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आपके द्वारा 10 जुलाई की तिथि अंकित होने के उपरांत भी 16 जुलाई को 7 दिन की सहमति के साथ उसको प्रेषित किया गया था। अतः एग्जीक्यूशन के समय आपकी इस डेट के खेल को मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मजबूती से दिया जाएगा। अब इस डेट के खेल को जो साथी भाई समझ गए हों वो कमेंट्स कर दें, जिससे मुझे पता लगे कि मैंने जो इस विषय में आपको बताया वो आपकी समझ में क्लियर आया, या थोड़ा सा और डिटेल समझाना चाहिए इस विषय में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्बिट्रेशन की नींव है। मेरी बात समझ रहे ना आप लोग? ये आर्बिट्रेशन की नींव है, जिसपे डेट का खेल खेल के पूरा आर्बिट्रेशन की बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। मतलब आर्बिट्रेशन की ऐसी फर्जी बिल्डिंग खड़ी करी है जिसकी नींव आप जब चाहे हिला सकते हो, जब चाहे नींव को बैठा सकते हो, और माननीय न्यायालय के समक्ष भी इस चीज को भांडाफोड़ कर सकते हो कि यहाँ पर ही ये चीज को नींव के टाइम ही खेल खेलते हुए फर्जी आर्बिट्रेशन प्रोसेस किया गया, जो कि पूरी संपूर्ण प्रक्रिया अवैध और गैर कानूनी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब मेरे साथ प्रथम बार मार्च या फरवरी 2025 में जब ये पहली बार मेरे साथ डेट का खेल आर्बिट्रेशन द्वारा खेला गया, आर्बिट्रेटर महोदय के द्वारा, तब मैंने बिना किसी से पूछे कि इस चीज पे इसका ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया, और मुझे इससे बड़ा फायदा भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि जो वित्तीय संस्थान था उसने भी इस बात को अपनी मेल में क्लियर किया, क्योंकि जब मैंने इसकी कंप्लेंट की कि आपके द्वारा जब ये भेजा जाना ही 7 दिन बाद था, तो आपने सिर्फ 7 दिन बाद की क्यों डेट डाली? आप और मुझको 7 दिन की सहमति देना थी, और आपके द्वारा नोटिस डेट के 7 दिन बाद ही इसको स्पीड पोस्ट किया गया। तो मैं 12 दिन से पहले इससे सहमति या असहमति इस आर्बिट्रेशन प्रोसेस पर कैसे दे सकता था? मैंने इसकी कंप्लेंट 5 से 6 बार वित्तीय संस्थान की ईमेल आईडी पर भी और संबंधित आर्बिट्रेटर महोदय के अलग अलग ईमेल पे भी की गई, जिससे मुझे ये फायदा मिला कि इस प्रोसेस को 3-4 महीने के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि चोट गर्म थी। मैंने भी काफी ईमेल वगैरह किया, फिर ईमेल का जो कंप्लेंट नंबर आता है उसको मैंने ट्विटर पे लगा के समझाया, तो सोशल मीडिया टीम भी हरकत में आई उनकी। मतलब पूरा सिस्टम 3 से 4 महीने बिल्कुल मेरे को डीएनडी मिल गया, ना ही कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस, ना ही कोई प्रोसेस, ना ही कोई रिकवरी कॉल, ना ही कोई रिकवरी एजेंट की विजिट। मतलब अगर हम ये छोटी छोटी पॉइंट पकड़ के इसकी कंप्लेंट रेज करते हैं तो हमें इसका बेनिफिट भविष्य में मिलेगा ही मिलेगा, और हमारी जो सेटलमेंट की प्रक्रिया है भविष्य की वो भी हमारी आसान होगी। और जैसा कि सर कहते हैं कि लगातार आर्बिट्रेशन के रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन देने के बाद भी अगर हमारा अवार्ड पास हो जाता है तो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये एक सिंबल है, एक साइन है कि हमारा सेटलमेंट बहुत कम रेशो में और बहुत ही जल्द आसानी से होने वाला है। दूसरा, आर्बिट्रेशन, बहुत से साथी भाई जो मुझसे जुड़े हैं वो आर्बिट्रेशन के नोटिस जब उनके पास आते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आर्बिट्रेशन का नोटिस का रिप्लाई किसको भेजें और किसको नहीं भेजें। कई बार तो एक ही लोन अकाउंट नंबर का, एक ही क्रेडिट कार्ड नंबर का
दो दो तीन तीन अलग अलग जो उनकी आर्बिट्रेटर फर्म होंगी, वो अलग अलग उसी लोन अकाउंट पे आर्बिट्रेशन प्रोसेस करती है कंफ्यूज करने के लिए, जिससे बोरोवर या लोन डिफॉल्टर कंफ्यूज हो जाए कि मुझको अपना जवाब किसको देना है और किसको नहीं देना है। एक हमारे पूना के डॉक्टर साहब हैं, पटोले साहब, उनके साथ 5 दिन पहले बिल्कुल सेम प्रक्रिया हुई। एक ही लोन अकाउंट के 5 अलग अलग नोटिस एक ही लोन अकाउंट नंबर पे, और क्या खेल था, जो आर्बिट्रेटर फर्म थी उसमें एक तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट वाली फर्म थी, एक आर्बिट्रेटर फर्म थी स्वयं, और एक वित्तीय संस्थान था। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी चक्रव्यूह बनाया, जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमको अपना रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन किसको फाइल करना चाहिए, किसको नहीं फाइल करना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो आपकी आर्बिट्रेटर फर्म, जिसने आपके लिए वित्तीय संस्थान ने जिसको नियुक्त किया सबसे पहले, और उस वित्तीय संस्थान ने सबसे पहले जिस आर्बिट्रेटर अपॉइंट की फर्म को नियुक्त किया, और फिर उस फर्म ने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया। मतलब मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं कि नहीं? सबसे पहले वित्तीय संस्थान ने एक कंसल्टेंसी फर्म कह लीजिए या कोई लीगल एडवोकेट की फर्म कह लीजिए नियुक्त की, और फिर बाद में वो जो ओडीआर सेंटर है या वो लीगल फर्म है, उसके बाद वो आपका आर्बिट्रेटर नियुक्त करती है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मैं दोनों को ऑब्जेक्शन दिलवाता हूँ। पहला किसको, जो लीगल फर्म है, जो ओडीआर है, और दूसरी वो जो आपके लोन अकाउंट के आर्बिट्रेटर हैं। जैसा कि सर बताते हैं, नंबर 1 पर आप आर्बिट्रेटर का नाम लिखिए। जैसे कोई आर्बिट्रेटर है एबीसी, तो मिस्टर एबीसी ब्रैकेट में सोल आर्बिट्रेटर, उनका पूरा पता, और 2 नंबर पर वित्तीय संस्थान का नाम। इसको आपको भरकर अपना लोन अकाउंट नंबर क्लियर डालकर, आपके पास जो नोटिस आया है उसका रेफरेंस नंबर क्लियर डालकर, उसमें लिखकर रेफरेंस नंबर, लोन अकाउंट नंबर, जो आपका कह सकते हैं जो नोटिस के की जो डेट पड़ी है उसको लिखकर भी अपने रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन पर लिखना चाहिए। मतलब नोटिस संख्या और नोटिस की जो डेट पड़ी होगी वह। और दूसरा, मैं एक चीज ब्रैकेट में और लिखवाता हूँ, शायद आप लोग इस चीज को समझ पाओ या ना पाओ, कि आप लोगों ने देखा होगा जब आर्बिट्रेशन का लिफाफा आपके पास आता है, उस लिफाफे को हमें बहुत संभाल के रखना है और उसको सीधा सीधा फाड़ना है। ये नहीं कि कुछ लोग बीच में से काट लेते हैं, कुछ लोग उस पर स्पीड पोस्ट का जो स्टिकर लगा होता है उसको बेकार कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, उसके लिफाफे को बड़ा सलीके से फाड़ते हुए उसमें से अपना आर्बिट्रेशन का नोटिस निकालना है, और जो उस पर एक स्पीड पोस्ट का स्टिकर लगा होता है, उस स्पीड पोस्ट के स्टिकर से आपको www.indiapost.gov.in की साइट पर जाकर ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है? जिसको यहाँ तक वो कमेंट्स यस कर दे, जिससे मुझे भी पता लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, जो आपका एक टाइम दिया जाता है कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आपको रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल करना है, या आपको एक प्रेस्क्राइब्ड डेट दे दी जाती है कि भाई आपकी आज 27 जुलाई को 3 से 4, 1 से 2, 12 से 1 आपका आर्बिट्रेशन का वीडियो लिंक आपको भेजा जा रहा है, उसमें इतने टाइम के बीच में आपको आर्बिट्रेशन ज्वाइन करना है। तो आपको वो तो लिंक कभी क्लिक करना ही नहीं है, ये क्लियर है, इसमें कभी भी कोई डाउट नहीं करना है। हमारे गुड्डू भाई जो हैं वो हमेशा लाइव में जुड़ते हैं और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। आज से 8-10 दिन पहले मेरी उनकी इसी बात पे बहस हो गई कि आपने लिंक क्यों ज्वाइन कर लिया। जब आप बराबर रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हो तो आपने लिंक क्यों ज्वाइन कर लिया उनके दिए हुए समय पे। दूसरा, कुछ साथी भाई जो आपके एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आता है आर्बिट्रेशन का, उनको बड़ी चुल होती है, मैं बहुत फ्रैंकली लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लैंग्वेज में, कि उनको एक चुल होती है कि यार मेरा लॉगिन आईडी और मेरा पासवर्ड जनरेट हुआ है तो मैं इस ओडीआर, इस आर्बिट्रेशन फर्म को ज्वाइन करता हूँ, मतलब इसकी लॉगिन करके देखता हूँ। वो कभी भी गलती नहीं करना है। आपको कोई लॉगिन करने के साथ आपको कोई लॉटरी का टिकट नहीं मिल जाएगा, आप कोई लॉटरी नहीं जीत जाओगे। उल्टा
आप एक चीज में सहमति दे दोगे कि हमने आपकी जो ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस था इसको लॉग इन करके हमने आपका आर्बिट्रेशन ज्वाइन कर लिया है। तो दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई आप लोगों को। मैं असल में टॉपिक टू टॉपिक नहीं ले पाता हूँ, जो मेरी चीज याद आ जाती है मैं उसको आपको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दो चीजें अपने पास बिल्कुल क्लियर है। कोई भी आर्बिट्रेशन का लिंक आता है उसको आपको ज्वाइन नहीं करना है। दूसरा, अगर आर्बिट्रेशन फर्म आपकी लॉगिन आईडी आपको एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा या किसी अन्य लिंक के द्वारा आपकी लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड अगर भेजती है, या कोई अपनी ऐप का लिंक भेजती है, या कोई अपनी ऐप का लिंक भेजती है, तो कभी भी आपको उसकी लॉगिन आईडी डालकर, पासवर्ड डालकर लॉगिन नहीं करना है। क्लियर बिल्कुल इस चीज को? अब हमने अपनी बात को छोड़ दिया था जहां हमने नोटिस संख्या बिट डेट पे छोड़ा था। तो हमको अपने रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन में नोटिस संख्या लिखना है, नोटिस की जो डेट है वो लिखना है, और ब्रैकेट में जो लिफाफे पर आपके स्पीड पोस्ट का स्टिकर था उस स्टिकर को ट्रैक करना है indiapost.gov.in की साइट पर जाकर। और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण चीज ये देखना है कि वो आपको कब भेजा गया और आपको कब प्राप्त हुआ। अगर आपको प्राप्त करने के 1 या 2 दिन बाद ही आपकी डेट है या आपकी वीडियो लिंक के माध्यम से आपकी मीटिंग बताई गई है, तो उसको हमें ज्वाइन तो नहीं करना है, लेकिन अपने रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन में उस चीज को महत्वपूर्ण जरूर कर देना है, महत्वपूर्ण शो कर देना है कि जब हम रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन को स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो उसमें हमको ये शो जरूर कर देना है कि आपके द्वारा जो नोटिस संख्या मुझे भेजी गई थी और उस पर ये फलानी डेट पड़ी हुई है और जो कि मुझे इस तारीख को प्राप्त हुआ है, और आपके द्वारा ही इसको नोटिस डेट के 5 दिन बाद, 6 दिन बाद या 7 दिन बाद स्पीड पोस्ट किया गया है, जो कि पूर्णतया अवैध और गैर कानूनी है। अब मुझे ये आपकी हेयरिंग डेट से, मतलब आपकी जो वीडियो की जो कह सकते हैं मीटिंग डेट से, मुझे 1 या 2 दिन पहले प्राप्त हुआ है। अतः इस स्थिति में आपको किस प्रकार से स्पीड पोस्ट भेजूंगा जो आपको आपकी मीटिंग से पहले मिल जाए। अतः आपके द्वारा डेट का खेल खेलते हुए वित्तीय संस्थान का पक्षधर बनकर मुझे बिल्कुल टाइम पर, जो मीटिंग का समय है उस पर मुझे ये नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसके कारणवश मैं रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन को स्पीड पोस्ट से भेज भी देता हूं, तो वो भी आपको मीटिंग बी के बीत जाने के बाद ही प्राप्त होगा, जिसमें आपके द्वारा ये माना जाएगा कि मैंने आपके आर्बिट्रेशन पर सहमति दे दी है, जो कि पूर्णतया गलत है। मेरे द्वारा इस रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन को आपको प्रेषित बाया ईमेल और बाया स्पीड पोस्ट प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें मेरे द्वारा आपके भेजे गए आर्बिट्रेशन नोटिस की ट्रैकिंग रिपोर्ट भी संलग्न कर दी गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा वित्तीय संस्थान का पक्षधर बनते हुए, डेट का खेल खेलते हुए मुझे मीटिंग टाइम से 1 या 2 दिन पहले ही नोटिस प्राप्त होने पर मैं अपना रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन स्पीड पोस्ट के द्वारा प्रेषित करने पर भी आपको वह तय सीमा के बाद ही प्राप्त होता है। अतः मैं इसको ईमेल के द्वारा भी प्रेषित कर रहा हूं, जिसमें मेरी इस आर्बिट्रेशन पर असहमति मानी जाए। यह पूर्णतया अवैध और गैर कानूनी है। इस आर्बिट्रेशन को प्रोसेस को बंद कर मुझे सूचित करें। इन साथी भाइयों को ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें डेट का खेल खेलते हुए आपसे जबरदस्ती असहमति होने के उपरांत भी आर्बिट्रेशन प्रोसेस इनडायरेक्टली घुमाया जाता है, इनडायरेक्टली किया जाता है। सर मैं तो बिल्कुल बहुत तेज आवाज में बात कर रहा हूँ। मैं फिर से एक बार और बता देता हूँ आपको,
किसी साथी भाई ने लिखा है कि मेरे को लास्ट 2 मिनट वाला पॉइंट मिस हो गया। देखिए, मैं आपको वहीं से फिर से ले चलता हूं। आपको किसी भी स्टेज पर जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, बाय स्पीड पोस्ट आता है, और उस लिफाफे पर जो आर्बिट्रेशन नोटिस का एनवेलप होता है उस पर एक स्टिकर लगा होता है। आपको उस स्टिकर से indiapost.gov.in की साइट पर जाकर ट्रैकिंग करके ट्रैकिंग रिपोर्ट को निकालना होता है। बहुत सारी कंडीशन में 99% सिचुएशन में आर्बिट्रेशन की जो मीटिंग का टाइम होता है उससे आपको 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले ही वह आर्बिट्रेशन प्रोसेस का मीटिंग का नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें आप चाहकर भी स्पीड पोस्ट भेज भी देते हैं तो वह आर्बिट्रेटर को उस मीटिंग के बाद ही प्राप्त होती है। आपका रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन उस मीटिंग के बाद ही प्राप्त होता है। उसमें आपको वह ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालकर यह लगानी है कि आपके द्वारा वित्तीय संस्थान का पक्षधर बनते हुए डेट का खेल खेलते हुए नोटिस तिथि के 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद या 8 दिन बाद, जो भी एक्चुअल डेट हो के बाद स्पीड पोस्ट किया गया, जिससे यह मुझे मीटिंग के होने के 1 या 2 दिन पहले ही प्राप्त हुआ है, जिसमें मैं अगर चाहकर भी इस नोटिस का रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन प्रेषित करता हूं तो वह आपका मीटिंग समाप्ति के 1-2 दिन बाद ही प्राप्त होगा। अतः मैं इस रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन को बाय ईमेल भी प्रेषित कर रहा हूं, जो कि आपके द्वारा प्रेषित नोटिस जो कि नोटिस तिथि के 7-8 दिन बाद बाय स्पीड पोस्ट किया गया अवैध और गैर कानूनी है। अतः मैं इस पर सहमति नहीं देता हूं। इस आर्बिट्रेशन प्रोसेस को बंद कर मुझे सूचित करें। अब क्लियर हो गया किसके साथी भाई को बिल्कुल क्लियर हो गया ये पॉइंट, क्योंकि ये हर मीटिंग में बहुत सारी परसेंटेज में आपके साथ डेट का खेल खेलते हुए इस प्रकार की क्रिया की जाती है, जिससे आपका स्पीड पोस्ट मीटिंग के बाद ही उनको मिले या आप उससे पहले अपना स्पीड पोस्ट भेज ही ना पाए और मीटिंग समाप्त हो जाए। और वह इस चीज का यह समझ ले कि आपके द्वारा आर्बिट्रेशन पर एक्सेप्टेंस स्वीकृति दे दी गई है, क्योंकि आपका कोई भी रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन प्राप्त हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, अब आप साथी भाइयों के मैसेज आ गए, बिल्कुल क्लियर है, समझ आ गया। अब हम लोग जो उस पर थे, आपका आर्बिट्रेशन का जो रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन जाता है उसमें नंबर 1 पर आपको आर्बिट्रेटर का नाम ब्रैकेट में सोल आर्बिट्रेटर और उसका पूरा पता भरना है, और नंबर 2 पर वित्तीय संस्थान का नाम लिखना है, और इस पर क्लियर लोन अकाउंट नंबर, आर्बिट्रेशन नोटिस रेफरेंस नंबर विद डेट जरूर लिखें, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखें, अपना मोबाइल नंबर भी जरूर लिखें, जिससे आपकी पहचान सुनिश्चित हो। बहुत से साथी भाई एक प्रश्न जरूर ये पूछते हैं कि सर हमारे द्वारा जब प्रथम बार में रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया गया तो बार बार हमें नोटिस क्यों भेज रहे हैं ये लोग। मैं आपको इसको बहुत आसान शब्दों में जो मेरा अपना अनुभव रहा है वो ये बताता हूं। जैसा कि जोशी जी भी यही बात बताते हैं कि आपने अगर प्रथम बार में रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन भेज दिया तो इसी कारणवश वो अवार्ड पास नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने आपको दूसरा नोटिस भेजा। आपने दूसरे बार भी उसका रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन दे दिया, तीसरे बार भी दे दिया, चौथे बार भी दे दिया। उसके बाद ये आपका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, सेक्शन 17 का इंटरिम अवार्ड वगैरह वगैरह आपको भेजते रहते हैं। तो इनका कारण सिर्फ इतना ही होता है कि आप कहीं पर चूक जाएं और इनके पास ये पॉइंट हो कि हमारे द्वारा ये नोटिस भेजा गया था और इसमें इनका कोई भी रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ। अगर वो बार बार आपको नोटिस भेज रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि जो भी आप रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन उनको भेज रहे हो वो भले ही उसको पत्रावली पर ले नहीं रहे हैं, भले ही वो उसको अपनी शीट में चढ़ा नहीं रहे हैं, पोस्ट नहीं कर रहे हैं,
लेकिन उसी आपके रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन के कारण ही वह अवार्ड पास नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नितेश सोनी जी ने लिखा कि मौका मिल जाए उनको। तो आप लोग इस चीज को कतई भी दुरुपयोग, मतलब इस चीज को कतई भी ऐसा ना समझे कि ये चीज यूजलेस है, कि हम बार बार रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन दे रहे हैं और ये बार बार हमें नोटिस भेज रहे हैं, तो हम बार बार इनको नोटिस का रिप्लाई क्यों दें। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी जीत है। आपका हार ना मानना भी एक आपकी जीत ही है कि आप बार बार उनके हर नोटिस पर, आर्बिट्रेशन प्रोसेस पर, आर्बिट्रेशन नोटिस पर रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं। ये भी आपकी एक जीत है कि उनको बार बार आर्बिट्रेशन नोटिस आपको इश्यू करना पड़ रहा है। तो आपका जो ये प्रश्न होता है कि सर हम 2 बार 3 बार दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ये खर्चा करवाते हुए हमारा खर्चा करवाते हुए बार बार आर्बिट्रेशन प्रोसेस का नोटिस हमें भेज रहे हैं, पहली बार, द्वितीय बार, तृतीय बार, चतुर्थ, पंचम, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो उसमें आपको कतई भी लापरवाही नहीं करते हुए रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन हर बार फाइल करना है, चाहे आप उसको ईमेल से भेजें, स्पीड पोस्ट से भेजें, लेकिन भेजना जरूर है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी होगी, जब आर्बिट्रेशन प्रोसेस का नोटिस आते हैं तो वो हमारे ऑफिस के एड्रेस पे भी भेजेंगे, हमारे घर के एड्रेस पे भी भेजेंगे, हमारे कार्यस्थल के एड्रेस पे भी भेजेंगे। अगर उसमें कोई को गारंटर है, कोई को बोरोवर है, या कोई एड ऑन है हमारे लोन में या क्रेडिट कार्ड में, उसको भी अलग से भेजेंगे। क्या वो बेवकूफ है जो 5-5, 6-6 नोटिस भेज रहे हैं एक ही नोटिस नंबर को? उसका क्या कारण है? आप कमेंट में लिखेंगे इस चीज को कि वो स्पीड पोस्ट द्वारा भी 4-4, 5-5 जगह नोटिस क्यों भेज रहे हैं, जबकि नोटिस संख्या एक है, लोन नंबर एक है, या क्रेडिट कार्ड नंबर सेम है, लेकिन वो 5-5, 4-4 जगह नोटिस को स्पीड पोस्ट से, ईमेल से, एसएमएस से, टेक्स्ट मैसेज के लिंक से, व्हाट्सएप पर क्यों बार बार भेज रहे हैं? क्या वो बेवकूफ है? क्या उनके पास पैसा ज्यादा है जो वो 3-4 बार स्पीड पोस्ट कर रहे हैं? बताइए आप सब लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं। जब आर्बिट्रेटर फर्म या आर्बिट्रेटर महोदय एक ही लोन अकाउंट नंबर के आर्बिट्रेशन को डिफॉल्टर के पास, बोरोवर के पास 3 से 4 बार उसके अलग अलग पतों पर, जैसे उसके कार्यस्थल का पता, उसके घर का पता, उसके ऑफिस का पता, को बोरोवर, को गारंटर, एड ऑन, उसकी वाइफ वगैरह वगैरह जो भी उसमें ऐड हैं, या को बोरोवर हैं, या गारंटर है, उनको अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस बाय स्पीड पोस्ट 4 से 5 जगह भेज रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? क्या उनके पास पैसा फालतू है? उनके पास आदमी एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं कि भाई तुम खाली बैठे हो, दिहाड़ी चढ़ रही है, तो डिफॉल्टर को नोटिस ही भेजते रहो? या वो बिल्कुल बेले हैं, उनके पास काम धंधा नहीं है, वो बेरोजगार हैं, या उनको चुल है कि हमें नोटिस भेजते रहना है? मतलब क्या कारण है? हरीश चौहान जी ने बहुत हद तक सही जवाब दिया। कृष्ण कुमार जी ने भी बहुत हद तक सही जवाब दिया। रमेश गुप्ता जी का जवाब थोड़ा सा अटपटा है। राहुल नायडू ने भी कुछ कुछ हद तक परसेंटेज के हिसाब से कुछ हद तक सही जवाब दिया। कृष्ण कुमार जी का दूसरा जवाब आया, वो भी बिल्कुल ठीक है। वो 5-5, 4-4, 6-6 जगह एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आपको इसीलिए बेच रहे हैं कि कल को वो कोर्ट में ये प्रूव कर सके कि इनको नोटिस प्राप्त हो चुका है। आप किसी ग्राउंड पे ये ना कह सको कि सर मेरे को आर्बिट्रेशन का पता ही नहीं था, इन्होंने तो सिर्फ ईमेल किया था और ईमेल में देखता नहीं हूँ, ये इन्होंने एसएमएस किया था, एसएमएस का लिंक मैं खोलता नहीं हूँ, इनबॉक्स का स्पैम फोल्डर मैंने चेक नहीं किया, मुझे क्या पता इन्होंने आर्बिट्रेशन कब कर दिया।
उनका 3-4 जगह भेजने का स्पीड पोस्ट से सिर्फ एक ही मंतव्य होता है कि आपके पास कैसे ही ना कैसे करके वह आर्बिट्रेशन का नोटिस पहुंच जाए। दूसरा, आप पैनिक हो, आपका हरासमेंट हो कि यार ये तो बहुत तगड़ी कोई प्रक्रिया चल रही है और मैंने तो आज तक कभी आर्बिट्रेशन चिड़िया का नाम भी नहीं सुना था और ये 4-5 बार नोटिस भेज रहा है। मैं कंपनी से सेटलमेंट करता हूँ, कहीं से भी लाके पैसा दे देता हूँ, लेकिन कंपनी की 2-3 किस्तें जो बाकी हैं जिसकी आर्बिट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, मैं कहीं से भी लाकर इस आर्बिट्रेशन प्रोसेस को बंद करवाता हूँ और इनका जो लोन की 2-4-5 किस्तें बकाया हैं इसको कहीं से भी लाकर इनकी अमाउंट भर देता हूँ। ये तो बहुत ही कोई खतरनाक प्रक्रिया है जो कहीं भी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं। मेरी हर जगह पर आर्बिट्रेशन के नोटिस से नोटिस, एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, एसएमएस लिंक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा मेरे पे नोटिस भेजे पड़े हैं। ये बहुत कोई खतरनाक प्रक्रिया है। मैं कहीं से भी लाऊंगा, मैं पागल हो गया हूँ। हर 5वें दिन एक नोटिस चला आता है। आज एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस खत्म होता है, इनकी चौथे दिन की फिर मीटिंग का लिंक आ जाता है, फिर मीटिंग बता देते हैं ये लोग। तो आपको पैनिक करना है। दूसरा, इस चीज को सुनिश्चित करना है कि नोटिस आप तक पहुंच चुका है। तो इसमें पैनिक बिल्कुल भी मत हो। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखते हुए आपको हर आर्बिट्रेशन प्रोसेस का नोटिस का रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन सर के बताए अनुसार जरूर फाइल करना है। कोई हीला हवाली, कोई लापरवाही नहीं करना है। अगर ये अवार्ड पास भी कर देते हैं तो भी वह शून्य है, क्योंकि हमने लगातार प्रत्येक नोटिस पर रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं। मेरी बात किसके साथ भाई को बिल्कुल क्लियर समझ में आई। सिर्फ आपको पैनिक करना है। सारी आपके जो प्रतिष्ठान है, कार्यस्थल है, घर है, वहां पर आर्बिट्रेशन के नोटिस देकर यह सुनिश्चित करना है कि आपको नोटिस प्राप्त हो चुका है, जिससे कल को आप कोर्ट में एग्जीक्यूशन के समय किसी भी ग्राउंड पे ये ना कह दो कि सर हमें तो नोटिस मिला ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं चला कि इन्होंने कब आर्बिट्रेशन कर दिया। तो ये उस चीज को वहां पर प्रूफ करेंगे कि देखिए सर, हमने इनके घर पे भेजा, हमने इनके कार्यस्थल पर भेजा, हमने गारंटर को भी भेजा, हमने को बोरोवर को भी भेजा था सर, जो इनके कार्ड में एड ऑन था उसको भी भेजा सर। हमने तो कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां हमने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में इनको अवगत नहीं कराया था। लेकिन उन्होंने ही लापरवाही करते हुए जानबूझकर वित्तीय संस्थान का पैसा दबा लिया और आर्बिट्रेशन पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अतः हमें अनुमति दी जाए कि हम इनका जो भी सामान वगैरह है उसको अटैच करके ले जाके नीलामी से पैसा वसूल कर सकें। बिल्कुल क्लियर। अब मैंने आपको इसमें एक तो बता दिया डेट का खेल। दूसरा, आपको आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में नोटिस किसको भेजना है, क्या लिखना है, जिसमें लोन अकाउंट नंबर, आर्बिट्रेशन नोटिस रेफरेंस नंबर, बिड डेट, बिड ट्रैकिंग रिपोर्ट उनके लिफाफे की लगानी है। और जब आपके 2-3-4 रिप्लाई चले जाते हैं तो अब आपने जो पीछे के रिप्लाई भेजे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर आपके पास संभव हो तो उनका जिक्र करते हुए उनकी फोटो कॉपी विद ट्रैकिंग रिपोर्ट, विद जो स्पीड पोस्ट स्लिप है उसको अटैच करते हुए भी अपने तीसरे चौथे पार्ट रिप्लाई के साथ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिप्लाई जरूर लगाएं, जो कि एक आर्बिट्रेटर को दिमाग में ये चीज बैठाती है कि सामने वाला भी डिफॉल्टर या बोरोवर बहुत तेज है, इसने पिछले वाले जो भी रिप्लाई भेजे हैं उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट भी संभाल के रखी है, ट्रैकिंग स्लिप भी संभाल के रखी है, स्पीड पोस्ट भी संभाल कर रखी है। तो ये सब चीजों में आपका कल को वो अवार्ड भी पास कर दें तो लेकिन वो एग्जीक्यूशन के लिए खुद स्वयं ही कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि आप बार बार उनको अपने भेजे हुए पूर्व आपत्तियों की ट्रैकिंग रिपोर्ट विद स्पीड पोस्ट स्लिप के द्वारा उनको ये जता रहे हो, उनको ये चिता रहे हो कि हमारे पास भी
सारे सबूत, रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन के सारे एविडेंस सुरक्षित हैं, तुम डाल तो हम पाट। क्लियर सब लोगों के लिए ये बात? अभी मेरे दिमाग में एक आर्बिट्रेशन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, बात करते करते मेरे दिमाग से उतर गई। कि आपका जब भी आर्बिट्रेशन प्रोसेस हो रहा होता है, चल रहा होता है, तब आपको ट्रैकिंग रिपोर्ट जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग रिपोर्ट 3 महीने के बाद अप्रोक्सीमेटली लगभग इंडिया पोस्ट की साइट से हट जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, आदरणीय जोशी सर भी आपको 7 में, 5 में, 6, 8 में, 9वें दिन, 10वें दिन ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालने के लिए जरूर बाध्य करते हैं। अब ये ट्रैकिंग रिपोर्ट दोनों तरफ से होती है, एक तो जो आपको आर्बिट्रेटर ने नोटिस भेजे और एक आपने आर्बिट्रेटर को जो नोटिस रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन भेजे। तो इनकी जो ट्रैकिंग रिपोर्ट है इंडिया पोस्ट की साइट से, वो 8वें, 7वें, 6, 9वें, 10वें दिन के बाद तुरंत निकाल लें, क्योंकि फिर बाद में लापरवाही में वह ट्रैकिंग रिपोर्ट निकल नहीं पाती है। हम अन्य कार्यों में और अपने दुनिया भर के रोज के कामों में फंस जाते हैं और हम वो ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालना मिस हो जाती है, और कब 3 महीने बीत जाते हैं, और जब हमको 4, 5, 6 महीने बाद उसके सारे इंटरिम ऑर्डर के पर जब रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन के साथ पिछले सारे रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन उनकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालने के लिए खड़े होते हैं, तो देखते हैं कि इंडिया पोस्ट से वह ट्रैकिंग स्लिप हटा दी गई है, ट्रैकिंग रिपोर्ट हटा दी गई है। वहां हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और हमारे पास सिर्फ मन मसोसने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है, क्योंकि ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालना उस समय संभव नहीं होता है जब ट्रैकिंग रिपोर्ट ही साइट से हट गई। इसलिए 5, 7, 8, 10 दिन बाद अपने रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन की और जो आर्बिट्रेटर ने आपको लिफाफे भेजे स्पीड पोस्ट से, उस पर जो स्टिकर लगा होता है, उससे ट्रैकिंग रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट या उसकी पीडीएफ डाउनलोड ट्रैकिंग रिपोर्ट की जरूर कर लें, उसमें लापरवाही नहीं करें। बिल्कुल रमेश गुप्ता जी, लेकिन बाद के जो भी आप रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन भेज रहे हैं, तो 7वें, 8वें, 10वें दिन उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट जरूर निकाल लें। अगर कोई पीछे की 1-2 मिस भी हो गई है, नहीं निकाल पाए किसी कारणवश, तो आप स्पीड पोस्ट वाली स्लिप को जरूर संभाल के रखें और बाद का जो भी भेजें उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट जरूर निकालते चलें। इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा अगर बहुत ही कभी कभी ट्रैकिंग रिपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है, तो जहां से आपने स्पीड पोस्ट किया था वहां पर आप उस स्पीड पोस्ट की अगर ट्रैकिंग रिपोर्ट आपको बहुत चाहिए कभी और कोई तरीका आपको नहीं सूझ रहा है, तो आप अंधेरे में एक तीर चला सकते हैं। जहां से आपने स्पीड पोस्ट किया था वहां पर आरटीआई एक्ट की धारा 6(1) के तहत आप अपनी डिलीवरी रिपोर्ट को आरटीआई के माध्यम से मांगने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बात को समझा दिया आरटीआई आवेदन के द्वारा, तो कभी कभी वह डाकखाना भी आपको उस डिलीवरी रिपोर्ट की कॉपी दे सकता है जो वहां से रिसीविंग होके आई होगी। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी कोई आप डाक रिसीव करते हो, तो डाकिया बाबू आपसे एक लेटर पर, मतलब एक जो क्या कह सकते हैं, डिलीवरी लेटर पर एक साइन कराता है, जिसमें आपसे डेट, टाइम और मोबाइल नंबर लिखवाता है, जो इस बात का प्रमाण होती है कि आपने अपनी डाक को प्राप्त कर लिया है। तो मैंने बहुत पहले 1-2 बार इस्तेमाल किया था किसी और मैटर में, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड नहीं, तो वह मुझे डाक द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6(1) के तहत मैंने वह डिलीवरी रिपोर्ट ले ली थी उनसे, जिसमें मुझे काफी करनी पड़ी थी। तो ये बहुत बात की चीज बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कभी जरूरत पड़े तो 10 रुपए का, 11 रुपए का पे ऑर्डर लगाकर भी आप पूरी बात को लिखकर
उस चीज की डिलीवरी रिपोर्ट मांग सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और अभी अभी मेरे दिमाग में आई कि जो आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है, यह वित्तीय संस्थान 12 साल तक कभी भी एग्जीक्यूशन के लिए जा सकता है अगर आपका लोन सेटलमेंट नहीं हुआ है तब। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यानी अगर आपका कोई भी लोन सेटलमेंट नहीं हुआ है और कोई अवार्ड आर्बिट्रेटर द्वारा पास कर दिया गया है और आपके द्वारा उस पर सारी रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन दिए गए हैं प्रॉपर, जिसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट, स्पीड पोस्ट की स्लिप आपके पास सुरक्षित है, तब उसमें लापरवाही नहीं करते हुए जब तक सेटलमेंट नहीं हो रहा है या अवार्ड पास होने के 12 साल तक आपको अपने सारे रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन को बहुत संभाल कर रखना है। क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये लोग अवार्ड पास होने के 12 साल तक अगर लोन सेटलमेंट नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड की अमाउंट बकाया सेटलमेंट नहीं होती है, तो ये 12 साल तक एग्जीक्यूशन के लिए जा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल, 4 साल, 6 साल बीत गए, आपका सेटलमेंट किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है और आपने सोचा कि आपके अवार्ड जो इन्होंने इंटरिम अवार्ड किया, जो इन्होंने अवार्ड पास किया था, अब उस चीज को बीते हुए 5-6 साल हो चुके हैं, अब ये लोग कहाँ एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे? लाओ मैं इसको रद्दी में बेच देता हूँ अपने रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन को, इससे कुछ पैसे ही मिल जाएंगे मुझे। काफी समय से ये फाइल 5-6 साल से मेरे पास पड़ी हुई है। तो कृपया सभी साथी भाइयों से एक निवेदन है कि जब तक आपका सेटलमेंट नहीं हो जाता है और अवार्ड पास होने के 12 साल तक आपको अपनी सारे रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन को संभाल कर रखना है, जिससे आपको कोई भविष्य में कोई भी परेशानी खड़ी ना हो। बिल्कुल सुनील विश्वास जी ने भी मेरी बात का समर्थन कर दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा धुंधला था 12 साल का, जो सुनील विश्वास जी ने क्लियर कर दिया। ये सिर्फ उसी कंडीशन में लागू होगा जहां आपका लोन या क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट नहीं हुआ है, तब आपको अपने रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन अवार्ड पास होने के 12 साल तक सुरक्षित रखना है। कभी भी ये दिमाग में ख्याल ना आए कि अभी सेटलमेंट भी नहीं हुआ है, अरे 6-7 साल 8 साल बीत गए हैं, अब ये लोग अवार्ड पास करने के लिए क्या, अवार्ड पास करने के बाद क्या एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे? लाओ मैं अपने रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन को रद्दी में बेच देता हूँ। रद्दी बहुत महंगी हो गई है, 10-12 रुपए किलो बिक रही है, तो जो भी पैसे आएंगे देखा जाएगा, इससे कुछ काम धंधा, तो इसलिए उसको संभाल कर रखना है। बिल्कुल क्लियर है सभी साथी भाइयों के लिए ये बात भी? कृपया करके सहमति तो जता दो भाई। हमारे साथी भाई बहुत आलसी है, मेरी तरह कमेंट भी नहीं लिख पाएंगे कि हाँ हमारी बात समझ में आ गई है। हमारा जब तक सेटलमेंट नहीं होता है तब तक हम आपके रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन को अवार्ड पास होने के 12 साल तक संभाल के रखेंगे। सर हम इसकी शपथ लेते हैं। बिल्कुल, अब मुझे कुछ उम्मीद लगी कि कुछ साथी भाई मेरी बात को आराम से सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ऐसे तो नहीं है बस एक ने लिखा यस यस यस, बाकी सभी भाई यस 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 लिखना शुरू कर दिया सभी साथियों ने। बिल्कुल सुनील विश्वास जी ने शपथ ले ली, धन्यवाद आपका। राहुल नायडू जी का भी। अब आर्बिट्रेशन जो है, बीच में आपने बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनी होंगी, मेरी 2 या 3 रिकॉर्डिंग थी जिसमें एक ही आर्बिट्रेटर महोदय थे और सर से भी एक बार वो भिड़े थे, आदरणीय जोशी जी से भी। उसमें मैंने एक नई बात देखी कि हमने जब मैंने खुद कस्टमर बन के बात करी या लोन डिफाल्टर की तरफ से मैंने बात करी लोन डिफाल्टर बन के, तो उसमें उन्होंने तुरंत थाली के बैगन की तरफ पलट गए और क्लियर बोले कि सर हम आर्बिट्रेशन तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो कॉन्सिलिएशन कर रहे हैं। उन्होंने एक नया तुरुप का इक्का निकाला और हमारे आगे फेंक दिया, क्योंकि ये मेरे लिए नई चीज थी। क्योंकि अब तक जितनी भी जानकारी हमने प्राप्त की वो सिर्फ आर्बिट्रेशन पे थी, ना कि कॉन्सिलिएशन पर।
ये मेरे लिए भी एक नई चीज थी जब उसने कहा कि हम आर्बिट्रेशन पे आपसे सहमति थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो आपसे कॉन्सिलिएशन के लिए अपॉइंट किया है हमें वित्तीय संस्थान ने, और हम किसी आर्बिट्रेटर के आदमी नहीं है, हम तो वित्तीय संस्थान ने अपॉइंट किया है, आपके बीच में कॉन्सिलिएशन कराना है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक नया पैतरा निकाला उन्होंने, क्योंकि हम लोग आर्बिट्रेशन पे धड़ाधड़ ऑब्जेक्शन भिजवा रहे थे। वही बात हो गई, तुम डाली हम पत्ता पत्ता। जब पहली बार मैंने ये बात सुनी तो मेरे भी दिमाग सकपका गया, यार ये इन्होंने कौन सी नई चीज निकाल के मार दी एकदम, कि हम आर्बिट्रेशन तो कर ही नहीं रहे हैं, ना ही हम आर्बिट्रेशन पे सहमति मांग रहे हैं आपसे, और ना ही हम आर्बिट्रेटर के आदमी है, हम तो वित्तीय संस्थान के आदमी है, और हमें केस मैनेजर नियुक्त किया है। किसने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी जो धड़ाधड़ 4-5 रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जिसमें एक ही बंदा था या 2 बंदे थे, और बहुत बड़ी आर्बिट्रेशन फर्म थी जिसका नाम सबको पता होगा। किसने सुनी थी वो, कि हम आर्बिट्रेटर तो कर ही नहीं रहे हैं आर्बिट्रेशन, हम तो केस मैनेजर नियुक्त हुए हैं, हमें आपके और डिफॉल्टर के मध्य, वित्तीय संस्थान और डिफॉल्टर के मध्य कॉन्सिलिएशन पे कराना है, कॉन्सिलिएशन पे सहमति देना है आपको। तो अब मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मेरे दिमाग के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि मैंने ये चीज नई चीज सुनी थी। अब तक तो पढ़ा तो था आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, लेकिन आज तक कभी भी मैं खुद स्वयं कॉन्सिलिएशन पे कभी, ना ही सर से कभी चर्चा हुई थी, ना ही कभी इस चीज को मेरे खुद के डिफॉल्ट में भी कभी कॉन्सिलिएशन वर्ड का यूज ही नहीं किया मैंने। उस समय मैंने अपने दिमाग पे कंट्रोल करते हुए उसको कॉन्सिलिएशन में भी असहमति दी तुरंत, कि हमने तो आपको अपना कॉन्सिलिएटर नियुक्त किया ही नहीं है, हमें आपसे कोई कॉन्सिलिएशन नहीं कराना है, और हम आपको क्यों कॉन्सिलिएटर नियुक्त करेंगे, ना ही आपकी फीस मेरे द्वारा दी जाएगी। तब तुरंत उस कॉन्सिलिएटर द्वारा ये कहा गया था कि हम आपसे कोई फीस नहीं चाहते हैं, हम तो वित्तीय संस्थान के स्टाफ हैं, हमें कोई आपकी फीस, कंसल्टेंसी फीस, समझौते की फीस, कोई आपका एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हम तो निःशुल्क कॉन्सिलिएशन कराने के लिए अपॉइंट हुए हैं। आपका और वित्तीय संस्थान का जो विवाद है, हम आपकी बात को वित्तीय संस्थान तक बताएंगे, हम आपके विवाद का निर्णय कराएंगे, अगर आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा तो हम सेटलमेंट भी कराएंगे, और हम आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे उसका, हमें तो वित्तीय संस्थान ने अपॉइंट किया है। उस कंडीशन में भी आपको कभी भी इस प्रकार से कोई कॉल आती है तो आपको उस पर अपनी असहमति, आपत्ति ही दर्ज करानी है, कि मैं आपसे कोई कॉन्सिलिएशन नहीं कराना चाहता हूँ, आप मेरे कोई कॉन्सिलिएटर नहीं है, ना ही मेरे द्वारा आपको कोई फीस दी जाएगी, ना ही मैंने आपको चुना है, और ना ही मुझे आप पर विश्वास है, और ना ही आपकी संपूर्ण जानकारी मेरे पास है। जिसमें मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, आदरणीय जोशी जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी महाभारत की, जिसमें उन्होंने कहा था जब भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, तब दुर्योधन से उन्होंने कहा था कि संपूर्ण भारत का राज्य तुम रख लो, लेकिन 5 गांव पांडवों को दे दो। तब भगवान कृष्ण ने कौरवों से कहा था कि सारा भारत का राज्य, जो तुम्हारी सीमाएं हैं सारी तुम रख लो, जहां तक तुम्हारा राज्य सब तुम्हारा, बस मेरे पांडवों को 5 गांव दे दो। उस कंडीशन में दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। सेम बात यहाँ पर लागू होती है कि जब भगवान कृष्ण गए थे कॉन्सिलिएशन कराने के लिए, संधि कराने के लिए, तो वहां पर भी दुर्योधन ने जब उनकी बात नहीं मानी तो भगवान कृष्ण वहां से चुपचाप वापस आ गए। उन्होंने जबरदस्ती अपना निर्णय या अपनी संधि ना ही पांडवों पे और ना ही कौरवों पे जबरदस्ती थोपी।
अगर दुर्योधन ने, कौरवों ने उनकी बात को अस्वीकार कर दिया तो भगवान कृष्ण शांति से वापस लौट आए और युद्ध की जो रचना थी, युद्ध के जो नियम थे, युद्ध की जो उनकी अपनी शैली थी, उस पे कार्य किया उन्होंने, ना कि जबरदस्ती कॉन्सिलिएशन कौरवों पे थोप दिया। नहीं, 5 गांव तो तुम्हें दुर्योधन देने ही पड़ेंगे, भले ही भारत का संपूर्ण राज्य तुम रख लो। जब दुर्योधन ने असहमति जता दी तो भगवान कृष्ण वापस आ गए। सेम चीज यहाँ पर लागू होगी कि जब हमने असहमति व्यक्त कर दी कि हमने आपको अपना काउंसिलेटर नियुक्त नहीं किया है, हम आपकी फीस भी नहीं देंगे, हमें आपके निर्णय पे विश्वास भी नहीं है, नहीं आपका हमें पृष्ठभूमि पता है, तो इस प्रकार की कभी भी कोई कॉल आती है जो आपको काउंसिलेशन करने के झांसे में लेती है, तो आपको वहां भी असहमति व्यक्त करनी है। बीच में एक नया तरीका इजाद हुआ था व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप के द्वारा आपको नोटिस भेजे जा रहे थे और व्हाट्सएप के द्वारा आपसे सहमति ली जा रही थी, तो उसमें भी सर द्वारा यही बताया गया था कि अपना जो भी रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन है उसकी पीडीएफ बनाकर वहां पर अपलोड कर दो आप, और जैसे ही वो ब्लू टिक हो वो लोग सीन कर ले, उसका स्क्रीनशॉट खींच के संभाल के रख लो कि हमने अपना रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन आपके इस व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड कर दिया गया था। ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बहुत से आर्बिट्रेटर संस्थाएं लॉगिन करने को दबाव डालती हैं, तब साथी भाइयों का फोन मेरे पास भी आता है और सर के पास भी जाता है कि हम जो ओडीआर फर्म है, जो आर्बिट्रेटर फर्म है, सर वो हमें लॉगिन करने का दबाव डाल रही है और लॉगिन नहीं करने पर कभी कभी किसी माध्यम से अवार्ड पास करने की भी धमकी दे रही है। तो उस कंडीशन में आपको मैं अपना एक अनुभव बता देता हूं कि आर्बिट्रेशन एक्ट है, उस आर्बिट्रेशन एक्ट में कहीं पर भी किसी भी ओडीआर फर्म या आर्बिट्रेटर फर्म की जो ऐप है उसको लॉगिन करने का जिक्र नहीं किया गया है और ना ही किसी अन्य माध्यम से आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन को सहमति दी है। जैसे कि आपका एक तो ऐप डाउनलोड करके हो गया, एक लिंक के माध्यम से हो गया और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो गया। जहां तक मेरी जानकारी है, जो अपना एक्ट बना हुआ है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी मान्यता नहीं दी गई है। सर मैं ठीक कह रहा हूँ अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में कहीं पर भी वीडियो लिंक जारी करके आपसे सहमति लेना, कोई भी ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करा के आपको मीटिंग में ज्वाइन करवाना को मान्यता नहीं दी गई है। ये करना या नहीं करना आपका स्वयं का विवेक है, आपका स्वेच्छाधिकार है, आपका अपना निर्णय है। ये एक्ट में कहीं भी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको लगेगा बार बार एक ही बात को बोलते हैं ये, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि बहुत से साथी भाई अभी अचानक से ज्वाइन करते हैं या इस चीज को बार बार बाद में सुनेंगे तो उनको ये चीज क्लियर हो जाए। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में कहीं पर भी ऐप डाउनलोड करके आर्बिट्रेशन करना, लिंक के माध्यम से, वीडियो लिंक के माध्यम से आर्बिट्रेशन ज्वाइन करना या कोई भी लॉगिन करके आर्बिट्रेशन प्रोसेस को ज्वाइन करने को मान्यता नहीं दी गई है, ना ही कोई जिक्र किया गया है, ना ही कोई मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार की कोई भी हाईटेक प्रक्रिया अपना के या न्यू टेक्निक करा के ज्वाइन करना या न करना आपका खुद का स्वेच्छाधिकार है, आपका खुद का निर्णय है। और जब हम रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन लगातार फाइल कर रहे हैं तो हमको इन सब किसी भी चीजों के साथ नहीं जाते हुए भ्रमित नहीं होना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग को भ्रमित करने के लिए बनाई गई हैं कि तुम वीडियो लिंक से ज्वाइन कर लो, तुम हमारी ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके कर लो, तुम फलाना टाइम में मीटिंग में उपस्थित हो जाना, अपनी बात को रखना, वहां पर आर्बिट्रेटर बैठे होंगे, वो सक्षम प्राधिकारी हैं, उनके पास पूरी पावर है, वो आपकी बात को सुनेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक छलावा है। जब हमने अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया तो कर दिया,
अब तुम किसी माध्यम से हमारे सामने प्रकट ही क्यों ना हो जाओ, हमारे घर में ही क्यों ना आ जाओ कि हमें तुमसे आर्बिट्रेशन प्रोसेस से सहमति लेना है या आर्बिट्रेशन प्रोसेस ज्वाइन करवाना है तुम्हारी मौजूदगी में, तो हमें वो ज्वाइन नहीं करना है। बिल्कुल क्लियर हो गया ये सब चीजें। सर यस सर। सर मैं समझता हूँ मैंने अपनी सभी चीजों को कवर करने का पूरा प्रयास किया है और जो बातें छूट हुई थी उनको भी इसमें डालने की पूरा कोशिश की है। बिल्कुल सर, 1 घंटा 5 मिनट का मेरा और 1 घंटा 1 मिनट का लाइव सेशन आपका रहा, जिसमें हमने कोशिश की कि आर्बिट्रेशन के प्रत्येक मुद्दे को कवर करने की कोशिश करें और आपके मन में आर्बिट्रेशन से संबंधित जो भी डर है, तनाव है, वह खत्म हो।